बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं, वो एक हिसाब से चौंकाने वाले भी हैं और एक बिहार की सियासत में एक बड़ा धमाका है। बीजेपी के लिए पॉजिटिव धमाका और विपक्ष के लिए नेगेटिव धमाका। बीजेपी शतक की ओर बढ़ रही है। दोनों दलों ने मिलकर लगभग एनडीए ने दोहरा शतक लगा दिया है और इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन अर्धशतक भी नहीं बना पा रही है। 50 से भी बहुत नीचे है, अभी तो 30 के आसपास 33 पे चल रही है। कुल मिलाकर इसका हमने आशुतोष जी से इस विषय पर लगातार बात करी और आज उनसे जानेंगे कि क्या जो तेजस्वी यादव ने मुद्दे बताए वो काम नहीं कर पाए, क्यों काम नहीं कर पाए और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो कह रहा है कि बीजेपी और ज्ञानेश कुमार जीत रहे हैं। तो इस पर भी बात करेंगे और ये भी आशुतोष सर से कहेंगे कि जो ख्वाबों ख्याल में सोचा नहीं था, बिहार चुनाव ने ऐसा नतीजा दिया है। आशुतोष सर। बिल्कुल अंकुर, मुझे लगता है कि ये जो नतीजा आए ये नतीजे तो किसी ने भी नहीं सोचा था। जितने एग्जिट पोल करने वाले लोग थे वो कुछ एक एग्जिट पोल ने जरूर कहा था कि 200 के ऊपर सीटें जाएंगी, लेकिन मैं बार बार उनके काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा कर रहा था। लेकिन जो नतीजे आए हैं ये नतीजे पूरी तरीके से वैसे नतीजे हैं जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। खुद जो विपक्षी पार्टियां उनको तो खैर पूरी तरीके से इस बात का अंदाजा नहीं था। बहुत कम सारे राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि दरअसल कांटे की लड़ाई है और कहीं ना कहीं एनडीए और जो महागठबंधन है इसके बीच में लगभग बराबर की लड़ाई है और हो सकता है इंडिया आगे निकल जाए। हालांकि मेरा मानना था कि महागठबंधन को आगे निकलना चाहिए था, लेकिन जो नतीजे आए ये नतीजे बहुत अनप्रेसिडेंटेड नतीजे हैं। एक ऐसे नतीजे हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि 20 साल के बाद भी लोगों को अभी भी तेजस्वी यादव या उनके नेतृत्व वाले गठबंधन पर भरोसा नहीं है कि वो वहां पे सरकार बना पाएंगे, और अगर सरकार बनाएंगे तो फिर वो पुराना जो लालू यादव का शासन है उसकी याद लोगों को नहीं आएगी, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है इस चुनाव में एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है कि अगर जो सत्ताधारी पार्टी है वो सत्ताधारी पार्टी अगर कैश ट्रांसफर कर देती है, कामयाबी के साथ करती है, तो फिर उसको इसका फायदा मिलता है। महिलाओं का भी वोट मिलता है और साथ ही साथ जो जिस परिवार को पैसे मिलते हैं उसको भी इस बात का भरोसा होता है। जबकि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि वो चुनाव तो वादे तो कर सकते हैं लेकिन कैश ट्रांसफर डिलीवर नहीं कर सकते हैं, जबकि सत्ताधारी पार्टी उसको डिलीवर कर सकती है। आपने देखा ये फार्मूला झारखंड में भी काम आया क्योंकि वहां हेमंत सोरेन की सरकार थी, विपक्षी सरकार थी। ये फार्मूला मध्य प्रदेश में काम आया जहां शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ये फार्मूला पूरी तरीके से काम आया क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 6 महीने पहले खुद भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत हुई थी। वहां पे जो गठबंधन नाम की बुरी हालत थी, 6 महीने के अंदर इतना मामला पूरी तरीके से पलट गया और वहां 2/3 से ज्यादा बहुमत जो है वो महायुति को मिला। अब लगभग वही तस्वीर बिहार के अंदर दोहराई जा रही है। और तो एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का जो डर दिखाया गया लोगों के अंदर, जो नरेंद्र मोदी बार बार कट्टा शासन की बात करते थे, तमंचे के शासन की बात करते थे और महिलाओं को डराने की कोशिश की जा रही थी कि अब आप दिन में निकल नहीं पाएंगे, जैसा कि लालू यादव के जमाने में हुआ करता था, उसका भी मुझे असर दिखाई पड़ा। लेकिन असली गेम चेंजर मुझे लगता है जो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में गए, साथ ही साथ जो पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 रुपए की गई और बिजली 125 यूनिट जो फ्री की गई, इन सबका मिला के एक असर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो नतीजे है वो अनप्रेसिडेंटेड है और इस पर सहसा विश्वास नहीं होता है। आपको लगता है, आपको क्या किसी को भी उम्मीद होगी कि महागठबंधन मिलाकर 30 के अर्धशतक भी नहीं बना पाएगा, मिलाकर आरजेडी को, कांग्रेस को, सबको, वीआईपी को? नहीं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है और विपक्ष को बैठ के इस बारे में सोचना पड़ेगा कि माफ करना, कि उनकी स्ट्रेटजी कहां गलत हो रही है, क्यों वो जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। क्या कारण है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस गठबंधन ने, जिन्होंने 2020 में तगड़ी टक्कर दी थी और लगभग उनकी सरकार बनते बनते रह गई थी, 2025 में जबकि 20 साल के इनकम्बेंसी नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ होनी चाहिए थी, तब आप इस बुरी तरीके से चुनाव हारते हैं। क्या आप गलत मुद्दे उठा रहे हैं? क्या आप गलत घोड़ों पे दांव लगा रहे हैं? क्या आप लोगों को यह विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि आपका शासन, जो एनडीए का शासन, उससे बेहतर हो सकता है? तो इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, इन सब चीजों के बारे में अपने आप को बैठ के बात करनी पड़ेगी। और जब तक वो अपनी स्ट्रेटजी को रीइन्वेंट नहीं करेंगे, जब तक इसकी काट नहीं खोजेंगे, तब तक वो इसी तरीके से चुनाव हारते रहेंगे। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है, हरियाणा इसका उदाहरण है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है, और खासतौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र, जहां लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी, वहां अगर वो जीत रहे हैं और भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं, और अब बिहार उसका उदाहरण है, तो फिर
यही कहा जा सकता है कि विपक्ष को अपने आप को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, अन्यथा उसके उनके लिए आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव को जीतना लगभग असंभव सा हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, सरकारी नौकरी के, जीविका दीदियों के लिए और बाकी किसानों के लिए और सबके लिए। तो वो वादे, और एक दूसरी तरफ पीएम मोदी वही जंगल राज और कट्टा और सबकी बात कर रहे थे। तो वो कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, कौन सा मुद्दा जीत गया? केवल 10,000 रुपए? नहीं, आप कह सकते हो 10,000 रुपए, बट सिर्फ 10,000 रुपए के आधार पे नहीं। 10,000 निश्चित तौर पर गेम चेंजर साबित हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को क्या ये विश्वास हो पाया कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर हैमर कर रहे थे, लगातार कट्टा शासन की बात कर रहे थे, तमंचे की बात कर रहे थे। ये लगातार इस लोगों को बता रहे थे कि बिहार की स्थिति पहले जैसी एक बार फिर हो जाएगी, जो लोगों को डराने के लिए काफी है। तो यूथ इतनी जो 2 करोड़ के आसपास तो जो यूथ थी, उसमें युवा थे, युवतियां थी, उन्होंने तो जंगल राज देखा भी नहीं होगा, तथाकथित जंगल राज। तो उन्होंने कैसे भरोसा कर लिया इस चीज? तो कहा जा रहा था कि युवा कुछ और देख रहे हैं इस बार। देखिए, हम लोग तो पोस्ट ट्रूथ के जमाने में है। हकीकत क्या है, इससे अलग परसेप्शन क्या है, और राजनीति परसेप्शन का खेल है। तो मुझे लगता है कि जो परसेप्शन, जो नैरेटिव, जो जिस तरीके से एनडीए ने बनाया तेजस्वी यादव को लेकर और अपनी तस्वीर जिस तरीके से पेश की, उसका फायदा हुआ। युवाओं का एक बड़ा तबका निश्चित तौर पर उन्होंने तेजस्वी यादव को वोट दिया होगा, लेकिन अकेले युवा सिर्फ उनकी नैया पार नहीं लगा पाए, ऐसा मुझे लगता है। महिलाओं का एक मुश्त वोट जो है, बड़ी संख्या में वोट जो है, ऐसा लगता है जैसे कि वो एनडीए के पास गया है, जो काफी हद तक डिसाइसिव साबित हुआ। आरोप लगाए जा रहे हैं ज्ञानेश कुमार पे, चुनाव आयोग पे। पवन खेड़ा ने तो खुद ही कहा कि अभी तक तो जो किया ज्ञान गुप्ता जी ने अच्छा किया है। नहीं, देखिए, अब ये तो जो पार्टी चुनाव हारती है वो इस तरीके का आरोप लगा सकते हैं। पत्रकार होने के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, जब तक मेरे पास किसी बात का कोई सबूत नहीं हुआ तब तक मैं इस तरीके की बातें नहीं कर सकता। मैं तो वही बात करूंगा जो मुझे समझ में आएगा। और अगर मेरे पास कल सबूत होगा कि वाकई में चुनाव आयोग ने कोई बेईमानी की है, या वाकई में कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की है, या भारतीय जनता पार्टी ने या नीतीश कुमार की पार्टी ने कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की, मेरे पास जब तक सबूत नहीं हो तब तक मैं नहीं बोल सकता इस बारे में। मैं तो यही कहूंगा कि ये एक बड़ी हार है। एक तरीके से बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन की सुनामी चल रही थी, जो लोग देख नहीं पा रहे थे, और राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां थी वो भी इस बात से अनदेखी थी, और अंत में उनको इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ा। ठीक, ये तो नतीजे और इंडिया गठबंधन की और उनकी बात हो गई। अब नीतीश कुमार और बीजेपी पे आ जाते हैं। लगभग आखिरी सवाल ही होगा ये। क्या आपको लगता है कि अभी शीतल जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार बीजेपी की मर्जी पर रहेंगे, क्योंकि एक तो ठीक ठाक सीटें आ गई बीजेपी की, अगर जरूरत पड़ी 2-4 ऐड करके आसमान का जिक्र कर रहे थे, तो फिर जेडीयू को भी तोड़ लेंगे और नीतीश अब पूरा उनका वो कर देंगे, खेल खत्म बीजेपी। देखिए, ये तो अभी बट परंतु लेकिन की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। एनडीए गठबंधन में उसका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है। वैसे स्थिति में उनका दावा मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार से ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर बिहार के अंदर अपनी सरकार बनानी है, भविष्य के अंदर पूरे बिहार के अंदर एक बहुमत वाली पार्टी के तौर पर इमर्ज करना है, तो उनको नीतीश कुमार की जगह अपना मुख्यमंत्री पेश करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा नहीं लागू कर सकती, तब तक अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं दिला सकती कि वो अपने बल पर जो है चुनाव लड़ सकती है। और अगर 101 सीटों पर ही वो लड़ेगी तो 243 की तैयारी कभी नहीं कर पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और शायद अंदर खाने इस बारे में बातचीत भी चल रही है, जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे? हो सकता है, मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता हूं। तो अगर नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फिर बीजेपी की ठीक ठाक सीटें भी आ गई, तो जेडीयू टूटेगी फिर? नहीं, अभी जेडीयू क्यों टूटेगी? अगर जेडीयू और एनडीए दोनों, जेडीयू बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा है, और इस गठबंधन में बीजेपी की सीटें आपको ज्यादा लगता है कि नीतीश कुमार बिना सीएम की कुर्सी के रह पाएंगे? देखिए, उनका इस्तेमाल केंद्र के अंदर भी हो सकता है। केंद्र के अंदर एक बड़ा बड़ा पद उनको मिल सकता है, लेकिन नैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है कि बीजेपी का ही दावा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होना चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद होगा भी। तो ये आशुतोष जी ने बहुत नई बात बताई। अभी तक तो लोग यही कह रहे थे कि उस नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन 5 साल तक हो सकता ना भी टिक पाए।
लेकिन अभी उस तरह अंदर खाने में बातचीत चल रही है, जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि अपना मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो फिर आगे नहीं बात बन पाएगी। अब बिहार की सियासत में अब एनडीए गठबंधन के बीच में भी अब चर्चा होगी, थोड़ी भावनाएँ इधर-उधर भड़केंगी। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.